Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम बायोमोलिक्यूल वाले सेगमेंट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे और उस सीरीज में हमने एंजाइम्स को डिस्कस करा था। देन एंजाइमेटिक एक्शन और एंजाइमेटिक एक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ एक फैक्टर्स लाइक पीएच, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करा था। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम वाले पोर्शन को डिस्कस करा था, जिसमें हमने बताया था कि एंजाइम्स जो हैं उनके जो नोमेनक्लेचर है, उनका नाम जो है, उनकी एक्शन की जो मैकेनिज्म है, ठीक है, या फिर जैसे अपन ने बात करा था एंजाइमेटिक एक्शन, उसके बेसिस पर होता है। जैसे कि कुछ एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जिसे अपन लाइसिस एंजाइम का नाम दे देते हैं, ठीक है, जो कि लाइसिस ऑफ दी सबस्ट्रेट का काम करते हैं। तो उसी सीरीज में हम एक डिस्कशन और करने वाले हैं जिसे अपन देखेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर बेसिकली होता क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, यानी कि कोई भी एंजाइम का एक्शन हम देख रहे थे, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि एंजाइम जो है वो किस टाइप से काम करता है। तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट के साथ ऐड हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये बन जाता है। देन एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। इस टाइप से रिएक्शन का कंप्लीशन होता है इन केस ऑफ अ लिविंग बॉडी और अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन हमें पता करना है कि क्या केवल एंजाइम जो है, अकेला एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके सबस्ट्रेट एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम सेपरेट एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब कि क्या रिएक्शन का कंप्लीशन केवल और केवल एंजाइम की प्रेजेंस से हो सकता है, ऐसा हमने देखना है। सो कोफैक्टर्स ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होकर एंजाइम की एक्शन को डिटर्मिनेट करते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोफैक्टर नहीं होगा, यानी कि इस वाली रिएक्शन में अगर कोफैक्टर को मैं सीधा CO बोल दूं, कोफैक्टर किसी एंजाइम के साथ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बोलते हैं ना को एंजाइम, ठीक है। तो को मतलब होता है कोफैक्टर विद एन एंजाइम, ठीक है। तो अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यही रीजन है कि कोफैक्टर का डिस्कशन हम एंजाइम के सेगमेंट के बाद करना जरूरी समझते हैं। सो हियर द गिवन इज enzymes are composed of one or several polypeptide chains, because as we know that enzymes are basically the proteins, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होती है, प्रोटीन्स होती है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं प्रोटीन। तो हमें पता है कि जो एंजाइम होते हैं वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ cases in which non-protein constituents called factors are bound to the enzyme to make the enzyme कैटालिटिकली एक्टिव। सिंपल सा मतलब है कि कोई भी एंजाइम है, जैसे कि मैं अगर बात करूं एंजाइम है, ये एंजाइम है, कोई भी एंजाइम एक्स है, ठीक है। अब इस एंजाइम की बात करूं तो इसमें दो पार्ट है एंजाइम के, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो प्रोटीन पार्ट है वो तो हमने देख लिया कि पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो क्या होता है, वो होता है कोफैक्टर। सिंपल सा मतलब ये है कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट यानी कि पॉलीपेप्टाइड पार्ट, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड पार्ट बाइंड विद कोफैक्टर एंड देन कंस्टिट्यूएंट द एंजाइम प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं एक एक्चुअल एंजाइम या फिर प्रॉपर एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम अकेला एंजाइम यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर मैं फुल्ली एंजाइमेटिक फॉर्म की बात करूं तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम होती है और कोफैक्टर, ये दोनों सेगमेंट मिलकर हमारा बनाते हैं एंजाइम, ठीक है। और ये जो कोफैक्टर होता है वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। इन दीज
instances the protein portion of the enzyme is called the apoenzyme। तो सिंपली प्रोटीन वाला जो पार्ट है हमारा, जो पॉलीपेप्टाइड पार्ट है, इसे अपन बोल देते हैं एपोएंजाइम, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो बोला जाता है कोफैक्टर। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स मे बी आइडेंटिफाइड, यानी कि 3 टाइप के मेन जो कोफैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा गया है, जो कि पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, दूसरा होता है कोएंजाइम और तीसरा होता है मेटल आयंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का डिस्कशन करेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम अगर किसी बायोमोलिक्यूल का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स एंजाइम ऑल्सो क्या है, बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल के अंडर अगर एंजाइम्स का डिस्कशन है, दैट मीन्स वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हमारे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, एंजाइम का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि कोफैक्टर का काम करते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। एंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। सिंपल सा मतलब ये है कि एपोएंजाइम वाला पार्ट और ये हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला पार्ट जो है, उनका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि टाइटली बाउंडेड रहते हैं एपोएंजाइम के साथ, जो हमारा प्रोटीनेशियस पार्ट है उसके साथ। For example, in peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करता है कौन, H2O, और उसे तोड़ता है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, इसे तोड़ने का काम करता है हमारे पेरोक्सिडेज और कैटलेज, ठीक है, वो कैटलाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में। अब हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो इस जो एक्शन जो है, ठीक है, इस एक्शन में हमारा हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या काम करता है, as we know prosthetic group is the cofactor and cofactor is the responsible for the activation property of the enzyme, ठीक है। and we can say, ये भी बोल सकते हैं कि the catalytic activity activation factor is known as the cofactor, ठीक है। सिंपल सा मतलब यह है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर है, जो कि किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। ऐसे ही कोएंजाइम्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ट्रांजिस्ट, ठीक है, ट्रांजिएंट है, यानी कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके साथ बाउंड नहीं होते, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज ए कोफैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज एक्शंस और रिएक्शंस। द एसेंशियल केमिकल components of many coenzymes are the vitamins, जो जैसे कि कोएंजाइम, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि NAD फैक्टर जो है वो होते हैं कुछ एक, और होते हैं NADP फैक्टर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म coordination bonds with side chains at the active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate। सिंपल सा मतलब है, यानी कि कोएंजाइम का काम कौन करते हैं, कई बार हमारे आयंस, मेटल आयंस, ये मेटल आयंस क्या करते हैं, साइड चेन के साथ, एक्टिव साइट और साइड चेन जो है इनके साथ बाउंडेशन का काम या कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और सबस्ट्रेट के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने का काम भी करते हैं थ्रू द बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे कि जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये एंजाइम जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा और इससे ब्रेक करने का काम करेगा। तो जिंक जो है वो इस एक्टिवेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम व्हिच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे एंजाइम और कोफैक्टर जो बाइंड रहते हैं, इससे जो COA यानी कि को एंजाइम बनता है, इस एंजाइम से कोफैक्टर के रिमूवल के बाद एंजाइम की एक्टिविटी जो है
वो खत्म हो जाती है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है। और एक्टिविटी खत्म होते ही ये एंजाइमेटिक एक्शन को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और एंजाइमेटिक एक्शन बंद हो जाती है तो फर्दर जो चल रही मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी स्लो डाउन या फिर स्टॉप डाउन, रुक जाती है। इसके बाद हमारा आता है समरी वाला पोर्शन। समरी जो है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर की कंप्लीट समरी है। ऑल्दो देयर इज ए, लेट मी मेक इट जूम कर लेते हैं इसको अपन, देन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने देखा कि एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, देयर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अपीयर टू बी रिमार्केबली सिमिलर। लेकिन जो भी यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन इंक्लूड रहता है, ऑर्गेनिज्म में आते हैं हमारे प्लांट्स आते हैं, हमारे एनिमल्स आते हैं, हमारी माइक्रोबियल स्पीसीज आती हैं। ठीक है, लेकिन इन सब का डाइवर्सिटी तो है, यानी कि ये डिफरेंट है, यानी कि प्लांट्स अलग एक स्पीसीज बनाते हैं, प्लांट अलग एक अपना डाइवर्सिटी रखते हैं, एनिमल्स डाइवर्सिटी अलग रखते हैं, माइक्रोबियल स्पीसीज अपना अपना अलग डाइवर्सिटी रखते हैं। लेकिन इनमें जो होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर ही होती हैं नियर अबाउट। ठीक है, द केमिकल कंपोजिशन elemental composition of living tissues and non-living matter appear also to be similar when analyzed quantitatively। ठीक है, अगर हम इसे क्वालिटी के बेसिस पर इन सबको हम अगर आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें, तो केमिकल कंपोजिशन जो लिविंग टिश्यूज की है वही नॉन लिविंग मटेरियल में भी मिलती है। ये हमने केमिकल एनालिसिस के मेथड और टेक्निक्स में देखा था। However, closer examination reveals that the relative abundance of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हायर इन लिविंग सिस्टम, यानी कि CHO का कंसेंट्रेशन लिविंग में ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू इनएमिनेट मैटर, ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग्स। द मोस्ट abundant chemical in living organism is water, as we know discussed earlier that water is more abundant chemical present in the living system. There are thousands of small molecular weight जिनका 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट होता है वाले बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड सुकर्स हो गए, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, एंड द नाइट्रोजन बेसिस आर सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ठीक है, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, fats and oil are glycerides in which the fatty acids are esterified to glycerol. Phospholipids contain in addition a phosphorylated nitrogenous compound. Then आता है हमारा केवल 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कि लिविंग सिस्टम में फाउंड होते हैं। लिपिड्स बिकॉज ऑफ दियर एसोसिएशन विद द membranes separate in the macromolecular fraction. Biomacromolecules are polymers, you know, polymers होते हैं, polymeric form होते हैं, बहुत सारे मोनोमर यूनिट मिलकर पॉलीमर को बनाते हैं। They are made of building blocks which are different. Proteins are heteropolymers, you know, heteropolymers क्यों हैं, because अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। Is made of amino acids, nucleic acids, RNA and DNA are the composed of nucleotides. Biomacromolecules have a hierarchy of structures, primary, secondary, tertiary and quaternary. सिंपल सा मतलब है कि इनकी एक अलग हायरार्की होती है जिसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स, जिनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड रहती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट की सेल वॉल का कंपोजिशन है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, फंजाई एंड ऑल्सो ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, जैसा कि हमने काइटिन का डिस्कशन करा था। काइटिन एक्सोस्केलेटन बनाता है किनका, आर्थ्रोपोड्स का। हमने जो कॉकरोच वाला डिस्कशन करा था इन द सेगमेंट ऑफ एनिमल मॉर्फोलॉजी, वहां पर हमने बताया था कि एक्सोस्केलेटन जो होता है कॉकरोच का वो बना होता है काइटिन का, और वो काइटिन होती है हमारी पॉलीसेकेराइड। ठीक है, दे ऑल्सो आर स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड भी रहते हैं। प्रोटीन सर्व ए वैरायटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस, बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस में प्रोटीन जो है वो पार्ट करती है।
मैनी ऑफ देम आर एंजाइम्स, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स के फॉर्म में काम करती है। एंड एंजाइम्स एज वी नो आर द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। सम आर एंटीबॉडीज, ठीक है, ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी हैं, और अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी जैसे कि IgG होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो गया, IgA हो गया, IgE हो गया, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं जो कि एंटीबॉडीज का काम करते हैं। सम आर रिसेप्टर्स, प्रोटीन रिसेप्टर्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि ये सेल है इस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलस को परसीव करने का काम करते हैं। सम आर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सम अदर्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कोलेजन प्रोटीन जो कि बेसिकली हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, इनका क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूंट बनाती है, वो एनिमल वर्ल्ड जो है या एनिमल डाइवर्सिटी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। लेकिन अपन रूबिस्को की बात करें तो ये क्या होती है, ये पूरे बायोस्फीयर में प्रेजेंट या फाउंड होने वाली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द सेल्स। राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स विद कैटालिटिक पावर। प्रोटीनेशियस एंजाइम्स एक्सिबिट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी कि एक स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ ही बाउंड होते हैं। जो प्रोटीनेशियस हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं। रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, पीएच भी चाहिए होता है अपनी मैक्सिमल एक्टिविटी के लिए। यानी कि अगर हम चाहें कि ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके बहुत अच्छे तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएं, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाकर एंजाइम सेपरेट एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट बन जाए, इसकी फास्टर रिएक्शन के लिए पीएच, टेम्परेचर एटसेट्रा क्या होने चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए। दे आर डीनेचुरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये डीनेचुरेट हो जाते हैं, अपना काम नहीं दिखाते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी जो है लोअर, एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शंस में क्या कर देते हैं, इनको इन्हेंस कर देते हैं, इनकी रेट को बढ़ा देते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी, ठीक है, यानी कि किसी भी पेरेंट से किसी भी प्रोजेनी या फिर जनरेशन को आने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो किन के थ्रू आती है, न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू आती है, एज द फॉर्म ऑफ RNA या एज द फॉर्म ऑफ DNA, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा डिस्कशन अबाउट दी कोफैक्टर्स एंड दी समरी सेगमेंट ऑफ दी बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट वाला जो सेगमेंट रहेगा हमारा वो रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड, ठीक है। अब इस जो सीरीज होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली, उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट का डिस्कशन करेंगे, बिकॉज NCERT जो हमारी यूनिट्स को डिस्क्राइब करती है उनसे पहले कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी रखती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला सेगमेंट जो है जियोलॉजी वाले पोर्शन में एक अच्छा वेटेज रखता है अपना, ठीक है। नियर अबाउट 7 चैप्टर्स इंक्लूडेड है वहाँ पर, तो उनका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट का डिस्कशन करते के बाद। सो तब तक के लिए थैंक्स।